हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पिछली कक्षा में हम चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, 3 प्रकार के फेज के बारे में। कौन कौन सा फेज? एक हमने बात करी थी जुवेनाइल फेज के बारे में, दूसरी हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन फेज के बारे में, और तीसरी हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी हमने सेनेसेंट फेज के बारे में। यानी कि जो बचपन से लेकर जुवेनाइल जो फेज होता है उससे लेकर एक अवस्था, कौन सी? रिप्रोडक्शन की अवस्था। रिप्रोडक्शन की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? जवानी का जो फेज है, यानी कि जुवेनाइल फेज से लेकर रिप्रोडक्शन फेज, और फिर जो सेनेसेंट फेज है यानी कि पड़ाव की जो स्टेज आती है उसको हमने क्या बोला था? सेनेसेंट फेज बोला था। यहां तक हम कंप्लीट क्या कर चुके थे? चर्चा कर चुके थे। यानी कि जैसे जैसे जीवन चलता है, जीवन का चक्र चलता है, उस हिसाब से हम बच्चे से बड़े होते हैं और बड़े से सेनेसेंट फेज में, यानी कि हम अपनी यौवनावस्था को पार करते हुए वृद्धावस्था की ओर आगे चले जाते हैं। आई बात समझ में? तो सेनेसेंट फेज वो वाला फेज है। तो हमने तीनों ही फेज के बारे में चर्चा कर ली थी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण फेजेस के बारे में। यानी कि हम यहां बात करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि हम जो चैप्टर तैयार कर रहे हैं वो कौन सा है? हमारा जीवों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? हमारी हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, हम बात करेंगे किसकी? लैंगिक जनन में उपस्थित कुछ घटनाओं के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी? हम बात करेंगे यहां पर लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, यानी कि इवेंट्स ऑफ किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। ठीक है, तो यहां पे इवेंट्स की बात हम करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अब अगर इसमें इवेंट की हम बात करें तो इवेंट इसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं? ठीक है, देखिए इवेंट से बहुत सी चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, हमारे घर में भी क्या होते हैं? छोटे मोटे इवेंट्स होते हैं। ठीक, तो इवेंट क्या है? एक तरह से फंक्शन कह लेते हैं। नहीं, इवेंट्स का मतलब फंक्शन नहीं होता, इवेंट का मतलब होता है प्रावस्था। ठीक है, ऐसी अवस्था की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो अवस्था है वो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं घट रही हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंगिक जनन की चर्चा करते हैं, तो इसके अंदर 3 प्रकार के फेज होते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जैसे आजकल होता है ना, आप देखते हैं ना, प्री वेडिंग शूट, ठीक है, फिर वेडिंग शूट, और फिर उसके बाद बेटा पोस्ट वेडिंग शूट कोई नहीं कराता, क्योंकि उसके बाद तो वैसे ही जिंदगी डैश 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 हो जाती है। अब डैश डैश का मतलब आप खुद समझते हो ना, समझदार हो। ठीक, तो यानी कि यहां पे क्या है? प्री वेडिंग शूट बड़े जोरों धमाके पे होता है। ठीक, शादी विवाह बहुत धमाके पे होता है, और बाद में धमाके होते रहते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां हम किसकी बात करेंगे? यहां पर हम बात करेंगे पहले फर्टिलाइजेशन की। तो पहले होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर हम बात करें सबसे पहले लैंगिक जनन के अंदर। तो लैंगिक जनन में क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन में एक प्रजाति के ठीक है, शादी बोलते हैं ना कास्ट में करनी चाहिए, तो देख लो यहां हमने कास्ट ले ली है, हमने एक ही प्रजाति के लोग ले लिए यहां पे। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे हम, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो ऑफस्प्रिंग चाहिए ना, उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होना बनता है नहीं बनता है? वेरिएशन चाहिए ना, या खुद की कार्बन कॉपी चाहिए? कार्बन कॉपी नहीं चाहिए, वेरिएशन चाहिए। चलिए, तो लैंगिक जनन में एक ही प्रजाति के नर तथा मादा
नर व मादा द्वारा उत्पन्न, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे? युग्मक की। उत्पन्न युग्मक द्वारा क्या होता है? यह विशिष्टीकृत होता है। क्या होता है? विशिष्टीकृत होता है। क्लियर है? यानी कि नर के पास नर का कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है, और मादा के पास मादा का है, तो दोनों में क्या होगा? फ्यूजन होगा। इन दोनों का मिलाप करवा देंगे तो मिलाप होगा तो क्या होगा? फ्यूजन होगा, गैमेट बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, और जाने क्या क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, क्या होगा? जनन होगा, एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, जिसे हम बड़े प्यार से ही मुन्ना और मुन्नी कह के पुकारते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब हमने बात करी थी इसमें घटने वाले कुछ घटनाओं की, तो घटनाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया, लोग बड़ी खुशी से मनाते हैं। कौन सा इवेंट? प्री वेडिंग नहीं, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो हम क्या बोल देंगे इसको? प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्व निषेचन बोलते हैं। ठीक है, पूर्व निषेचन। ठीक है, तो यहां पे नर को मादा के द्वारा लुभाया जा रहा है, नर मादा पर आकर्षित हो रहा है, इसी को हमने क्या बोल दिया यहां पे? प्री फर्टिलाइजेशन बोल दिया। ठीक है, हंसी आ रही है बेटा, हंसना किस चीज का है? तो जीवन की जीवनी है, सत्यता के पीछे रहो, सत्यता से आगे भाग नहीं सकते हो। चलो ठीक है, बस दांत तड़का लो और कुछ नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर हम किसकी बात करें? नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? इसको हम बोल देंगे यहां पर निषेचन बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे बेटा इसको? हम यहां पे निषेचन बोल देंगे। क्लियर है? इसके बाद हम किसकी बात करें? पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे निषेचन के पश्चात। निषेचन पश्चात। ठीक है, तीनों इवेंट हो गए। मुख्य रूप से ये 3 इवेंट होते हैं, मुख्य 3 घटनाएं, मुख्य 3 घटनाएं। अब बताओ, घटनाएं कह दिया इनको, अरे घटना थोड़े घटी है, ये घटना तो हमने चाह करके घटाई है। ठीक है, अगर चाह करके नहीं घटाएंगे तो क्या होगा? हम ही घट जाएंगे, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी संख्या कैसे बढ़ेगी आगे? हम इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने में कैसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट तो ऐसे करना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा? पॉपुलेशन कम हो जाएगी। हम में पावर देखिए आपने, साला 8 महीने के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया खड़ा कर देते हैं हम लोग। ये कैपेबिलिटी हमारे अंदर, तो इस कैपेबिलिटी को बरकरार रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम किसकी बात कर लें? यहां पे हमने इवेंट्स की बात कर ली, तो मुख्य 3 इवेंट हो गए, 3 घटनाएं हो गई, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम इसमें किसकी बात कर ले? यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस की। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस जरूरी है, युग्मनज का बनना, निर्माण होना, तो हम इसको क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे गैमेटोजेनेसिस। इसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब गैमेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो गैमेटोजेनेसिस भी 2 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? चलो यहां ये इसकी भी बात कर लेते हैं। पहला तो हो गया हमारा आइसोगैमेट और दूसरा हेटेरोगैमेट। ठीक है, चलो पहला कौन सा हो गया बच्चों? पहला हो गया हमारा आइसोगैमेट, ठीक, और दूसरा हो गया हमारा यहां पर हेटेरोगैमेट। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आइसोगैमेट को हम क्या बोलते हैं? आइसोगैमेट हमारा कहलाता है समयुग्मी। समयुग्मी, ठीक है, और
हेटेरोगैमेट्स हमारा कहलाता है विषम युग्मी। क्या कहलाता है यह? इसको हमने कह दिया यहां पर विषम युग्मी। ठीक है, तो एक तो हमारा समयुग्मी हो गया और दूसरा विषम युग्मी हो गया। अब जो समयुग्मी है, समयुग्मी को हम क्या बोल देंगे? यानी कि समयुग्मी क्या है? सिमिलर है। ठीक, सिमिलर बोल दिया हमने इसको, तो समयुग्मी कैसा हो गया? यहां पर सिमिलर हो गया। ठीक है, और विषम युग्मी कैसा है? विषम युग्मी यहां पे डिफरेंट है, अलग है। कैसा दिखाई दे रहा है यहां पे? विषम मतलब अलग, सम मतलब सिमिलर। नाम से कंफर्म हो रहा है। आई बात समझ में? अब जो सिमिलर होंगे उसमें हम बात करें उदाहरण के रूप में तो कौन होगा? राइजोपस। ठीक है, जबकि विषम युग्मी के बारे में हम बात करें तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? एक तो हो जाएगा हमारा वॉल्वॉक्स, और दूसरे कौन? दूसरे हम ह्यूमंस। दूसरा कौन हो गया? ह्यूमंस। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। चलो तो फिर नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, करो नोट डाउन। ठीक है बच्चों, किया नोट डाउन? चलिए, तो कुछ टर्म्स जो हैं यहां पर वो भी हम जान लेते हैं, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आगे हम उनका इस्तेमाल करने वाले हैं तो पहले ही जान लेते हैं। तो वो ऐड देखा है ना आपने, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, चलो तो कुछ हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। जैसे पहले हम बात कर लें किसके बारे में? होमोथेलिक। कुछ वर्ड्स हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड हम बात कर लें यहां पर, होमोथेलिक। ठीक, सेम पेरेंट। क्लियर? फिर दूसरा, यानी कि इसमें जो होगा सेम पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, दूसरा हेटेरोथैलिक। इसमें क्या होगा? डिफरेंट पेरेंट। क्लियर है? चलिए, थर्ड हम किसकी बात कर लें? हम बात कर लें इसमें हमारा होमोथैलिक हो गया, हेटेरोथैलिक हो गया। तीसरा हम इसके अंदर किसकी बात करेंगे? आइसोगैमेट, हेटेरोगैमेट्स। तीसरा हो जाएगा हमारा हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? हर्माफ्रोडाइट। यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे यहां पर बाइसेक्सुअल। क्या बोल देंगे इसको हम यहां पे? बाइसेक्सुअल बोल देंगे। ठीक, नेक्स्ट कौन सा हो गया हमारा? नेक्स्ट हो गया हमारा डायोशियस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा डायोशियस। ठीक है, जिसमें कौन सा जाएंगे? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, हम कौन से कैटेगरी में आते हैं बताइए मुझे, बताइए फटाफट से। दूसरा हो जाएगा मोनोशियस। किसमें देखने को मिलता है? पी से बोले तो प्लांट। और ये यूनिसेक्सुअल, ह्यूमंस। अरे भाई, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं ना, या एक ही के अंदर सारे पार्ट अवेलेबल होते हैं? नहीं होते ना। ऐसा होता तो क्या होता? अरे भाई साहब, क्राइम हो जाता। क्या हो जाता बच्चों? क्राइम। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में नरसंहार मच जाता। ठीक है ना, मेल में ही फीमेल का, फीमेल में ही मेल का, तो कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो डायोसिस किसके अंदर है? यहां पे यूनिसेक्सुअल है, ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है। और मंकी हो गए, और बहुत है, दो बहुत है। ठीक है, चलो, तो यहां पे हमें इन जो टर्म्स हैं ये पता होना चाहिए बच्चों। होमोथेलिक सेम पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, हेटेरोथेलिक डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। हर्माफ्रोडाइट की बात करें बाइसेक्सुअल है। डायोसिस की बात करें तो यहां पे यूनिसेक्सुअल यानी कि ह्यूमंस हो गए। मोनोशियस हमें किसमें देखने को मिलता है? प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसको मैं रब कर दूं, कोई इशू
नहीं होना चाहिए, मालूम कर चुके हैं। ठीक, चलो तो यहां पे मैं इसको रब कर देता हूं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इन इवेंट्स के बारे में, इनके बारे में जो शब्द हैं ये, इनको हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने इनके बारे में पहले चर्चा करी है। ठीक, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे? अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंगिक जन्म की कुछ घटनाएं। ठीक है, आ गई बात समझ? बिल्कुल आ गई है अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलो अब यहां पे हम किसकी बात कर लें? यूनिसेक्सुअल की और बाइसेक्सुअल की, इसीलिए हमने यहां पे टर्मोलॉजी है वो आपको बताई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम यहां पे बात कर लेते हैं यूनिसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम बात करेंगे यहां पे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, अब देखिए यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? यहां पे नर व मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो हम इसमें क्या लिखते हैं कि इसमें नर तथा मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे हैं? यह एक लिंगी होते हैं। यह कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? एक लिंगी जंतु कह सकते हैं हम इनको, एक लिंगी जंतु होते हैं, जंतु होते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम। उदाहरण के तौर पे हम चर्चा करें तो कौन सा हो जाएगा? मनुष्य हो गया, कौन हो गए? मनुष्य हो गए, दूसरे बंदर हो गए, तीसरे कौन से हो गए? तीसरे इसमें कॉकरोच हो गए। आई बात समझ में? चर्चा करी थी ना कॉकरोच के बारे में। ठीक है, कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तिल चट्टा। क्या बोलते हैं? तिल चट्टा। कहां पाया जाता है? कौन से एरिया में पाया जाता है? डैम प्लेसेस, हाथ वाथ धोते हैं ना हम, वॉशिंग एरिया वगैरह हो गया, वहां पर वहीं पाया जाता है। ठीक है, बड़े प्यार से इसको हम क्या बोलते हैं? कॉकरेच। चलो नेक्स्ट इसमें हम किसकी बात कर लें? नेक्स्ट हम बात कर लें इसके अंदर यूनिसेक्सुअल हो गया, अब हम बात करेंगे बाइसेक्सुअल के बारे में। ठीक है, चलो तो यूनिसेक्सुअल को हमने क्या बोला था यहां पे? होमोथेलिक। ठीक है, और डिफरेंट पेरेंट को हमने क्या बोला था? हेटेरोथेलिक। और हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? हर्माफ्रोडाइट की बात कर रहे हैं। तो हम इसको या तो बाइसेक्सुअल लिख दें या फिर इसको हर्माफ्रोडाइट लिख दें। देखिए हमने काम में ले लिया ना यहां टर्म को, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इनके अंदर क्या होगा? दोनों ही अंग एक ही जीव में उपस्थित होंगे। तो इसमें दोनों ही अंग एक जीव में उपस्थित होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो किस किस में देखने को मिलेगा? पहला तो हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था, जंतु जगत के बारे में चर्चा करी थी, तो हमने क्या देखा था? पॉरीफेरेंस के बारे में बात करी थी। पॉरीफेरेंस में कौन से की? स्पंजिस की बात करी थी। तो पहला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर स्पंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी हम बात करें तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा टैपवर्म हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा हम बात करें तो केंचुए। आई बात समझ में? बाइसेक्सुअल है भाई साहब, बिल्कुल बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट्स। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए यहां पर हमने इसकी बात कर ली। ठीक,
अब हम किसकी बात कर रहे हैं इनके अंदर, हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट जो है वो युग्मनज की स्थानांतरण की बात करते हैं। यानी कि जब इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेंगे ही बनेंगे, पक्की सी बात है। गैमेटोजेनेसिस, तो इसकी क्या करते हैं, नहीं नहीं फर्टिलाइजेशन से पहले सॉरी युग्मनज बनेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, समीप आएंगे, एक दूसरे के समीप आने की क्रिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसके अंदर, इसको हम बोल देंगे युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, इसको हम बोलेंगे युग्मक बनने के पश्चात, युग्मक बनने के पश्चात निषेचन हेतु जीवों का समीप आना, जीवों का समीप आना। ठीक है, अट्रैक्शन जनरेटेड, तो जीव क्या होते हैं यहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए समीप आते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए अब देखिए जो फर्टिलाइजेशन के जो इवेंट होते हैं उसके अंदर हमने किसकी बात करी थी, एक तो हमारा कैसा होता है एक्सटर्नल और एक कैसा होता है इंटरनल। तो दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, एक तो हो गया हमारा बाह्य निषेचन और दूसरा हो गया हमारा आंतरिक निषेचन। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार से निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। आई बात समझ में। बेटा पहला इवेंट कौन सा है जरा बता देंगे। पहले इवेंट को हम बोलते हैं बड़े ही प्यार से बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन। अब बाह्य निषेचन से हमारा तात्पर्य क्या है, अधिकांश जलीय जीव जो होते हैं, ठीक, जैसे किसकी बात कर रहे हैं, मछली की बात करते हैं। ठीक, इन सब में क्या होता है कि बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो हम बात करें अधिकांश जलीय जीवों में, अधिकांश जलीय जीवों में, जैसे हम बात करें मछलियों में व उभयचरों में, मछलियों में व किसमें, उभयचरों में, उभयचरों में युग्मक संलयन, युग्मक संलयन कैसा होता है, बाह्य या बाहरी होता है। क्लियर है, आई बात समझ में। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सेकंड हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा हमारा आंतरिक फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरनल। तो इसको हम क्या बोल देंगे, आंतरिक निषेचन। इसका क्या हो गया, अधिकांश जो है, जो थलीय जीव हो गए हम बात करें तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो अधिकांश स्थलीय जीवों में, ठीक है, निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है, आंतरिक प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे हम बात करें उदाहरण के तौर पर, किसकी बात कर लेंगे हम, उदाहरण के तौर पर मैमल्स हो गए,
ठीक है, हमारे अंदर मनुष्य में, ठीक, और सरीसृप वर्ग हो गया, कौन सा हो गया, सरीसृप में, तो मनुष्य में हो गया हमारा, सरीसृप हो गया, और हमारे बर्ड्स यानी कि पक्षियों में। कैसा मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कैसा देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, आई बात समझ में, बिल्कुल। चलिए, तो यहां पे हमने किस किस की बात कर ली, हम जो कुछ घटनाएं थी उनके बारे में चर्चा कर ली हमने, ठीक है, जिसमें हमने यूनिसेक्सुअल की बात कर ली, इसमें नर व मादा क्या होते हैं, इनमें अलग अलग जो है ये उपस्थित होते हैं, एक लिंगी होते हैं, मनुष्य, बंदर, कॉकरोच, बायस सेक्सुअल की बात करें हम या फिर हर्माफ्रोडाइट की बात करें, तो इनमें दोनों में क्या होता है, एक ही में जो है जीव में उपस्थित होता है, ठीक। उदाहरण की बात करें हम स्पंजस की और टेपवर्म या केचुए की। युग्मक स्थानांतरण की बात करें तो जब युग्मक बन जाते हैं, गैमीट्स बन जाते हैं, जब गैमीट्स का स्थानांतरण होता है तो युग्मक बनने के पश्चात निषेचन हेतु ये क्या करते हैं, जीव समीप आते हैं, किसके लिए, निषेचन के लिए। निषेचन में मुख्यतः दो प्रकार से होता है, बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन में क्या है, अधिकांश जलीय जीवों में, मछलियों में, उभयचरों में जो युग्मज है उनका क्या होता है, संलयन बाह्य यानी कि बाह्य फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है बेसिकली। आंतरिक में बात करें तो अधिकांश स्थलीय जीवों में निषेचन जो होता है वो कैसा होता है, आंतरिक होता है, ठीक, जैसे मनुष्य हो गए, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए। आई बात समझ, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं इसके पोस्ट इवेंट की, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, नोट डाउन किया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमने यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों के बारे में हमने यहां पर चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम किस पर चर्चा करेंगे, हम यहां पर बात शुरू करेंगे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में, यानी कि निषेचन के पश्चात की जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया है, मैं इसको रब कर सकता हूं, ठीक। चलिए, ये टर्मिनोलॉजी भी आपने नोट डाउन कर ही ली है, जिनका हमने इस्तेमाल भी किया, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है वो पता होनी चाहिए। क्लियर है बच्चों, चलिए, तो अब हम जो घटना के बारे में चर्चा करेंगे, इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो इवेंट्स कौन से हो जाएंगे हमारे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं, ठीक। चलिए, चलिए बच्चों, तो हम यहां पे बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम यहां बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट के बारे में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, निषेचन के पश्चात की घटनाएं, क्या बोल देंगे, निषेचन पश्चात घटनाएं, ठीक है। चलिए, तो युग्मनज के जो निर्माण होता है उसके बाद जो घटने वाली घटनाएं होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पश्च निषेचन घटना या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम पहली बिंदु क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि युग्मनज के निर्माण के बाद, युग्मनज के निर्माण के बाद की घटनाएं, के बाद की घटनाएं क्या कहलाती हैं, पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं, पश्च
निषेचन। युग्मनज के निर्माण के बाद की घटना क्या कहलाती है? पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती हैं। आई बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई है। अगले बिंदु की हम बात करें तो युग्मनज जो है एक पीढ़ी से दूसरे जीव की जो पीढ़ी होते हैं उनके बीच की हम कह सकते हैं कि योजक कड़ी होते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। पीढ़ी के जीव के बीच की क्या है? महत्वपूर्ण कड़ी होती है। महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, जो कि क्या कर रही है? प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। जो कि प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। ठीक है, प्रजातियों की निरंतरता को क्या कर रही हैं? सुनिश्चित कर रही हैं। क्लियर है आपको? यहां तक आई बात समझ में? अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगले और बिंदु की हम बात कर लें तो हम इसमें लिखते हैं कि जो प्रत्येक लैंगिक जनन है, ठीक है ना, जिससे जीव की उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करें कि मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर भी क्या है? इसी कारण से जो है उत्पत्ति हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? हम ऐसे लिख देते हैं इसको कि प्रत्येक लैंगिक जनन में लिखिएगा आप प्रत्येक लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी की चर्चा चल रही है। तो प्रत्येक लैंगिक जनन में प्रत्येक लैंगिक जनन जीव अर्थात मानव के जीवन की शुरुआत भी किससे हुई है? जीवन की शुरुआत किससे हुई है? एकल कोशिका युग्मनज के रूप में हुई है। किसके रूप में हुई है? एकल कोशिका युग्मनज के रूप में हुई है। एकल कोशिका युग्मनज के रूप में हुई है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो यहां पे हमारे जो तीनों इवेंट्स थे उनके बारे में हमने यहां पे चर्चा कर ली। ठीक है, अब लास्ट में हम किसकी बात करेंगे? हम यहां पे बात करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की, यानी कि भ्रूणोद्भवन की। किसकी बात करेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव। ठीक है, चलिए तो भ्रूणोद्भव से हमारा क्या तात्पर्य है? युग्मनज से भ्रूण के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? भ्रूणोद्भव कह देते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। युग्मनज से भ्रूण मतलब एम्ब्रियो। क्या लिख सकते हैं हम इसको यहां पे? एम्ब्रियो। तो युग्मनज से भ्रूण के विकास की
प्रक्रिया, ठीक है। गैमेट बन गए, फ्यूजन हो गया, अब क्या बन रहा है, जायगोट बन रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो बनने की प्रक्रिया, तो जायगोट बनेगा, फिर क्या होगा, इसमें सेल का डिवीजन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो बहुत सारे सेल डिवाइड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेल डिवाइड करेंगे तो फिर क्या है, कौन सी स्टेज आएगी, नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी, अभी बात कर लेते हैं। युग्मनज से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया की हमने बात कर ली, ठीक है। फिर तथा युग्मनज से युग्मनज से यानी कि ब्लास्टोपोर, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। युग्मनज से फिर हम बात करें कोशिका विभाजन, युग्मनज से जायगोट, ठीक है। फिर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे सेल डिवाइड होंगी, कोशिका का विभाजन होगा, किससे होगा, समसूत्रण, कोशिका का समसूत्रण होगा और कोशिका विभेदीकरण होता है, ठीक है। कोशिका विभाजन होगा या समसूत्रण, समसूत्रण, फिर क्या होगा, और कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है, कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है, ठीक है। तो कोशिका क्या हो रहा है, समसूत्रण कोशिका का यहां पर विभेदीकरण हो रहा है। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अब भ्रूण के विकास के दौरान क्या होगा, यहां पे सेल डिवीजन होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कि भ्रूण के विकास के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, जिसको हमने क्या बोला, सेल डिवीजन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पे कोशिका का विभाजन हो रहा है, ठीक है, जो क्या करता है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, कोशिकाओं की संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। तो अब सेल डिवाइड होंगी तो क्या करेंगे, बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। डिवीजन हो रहा है क्योंकि हम किससे मिलकर बने, सेल से मिलकर बने, ठीक है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, फिर ऑर्गन सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट क्या बनाएंगे, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देंगे। आई बात समझ में, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। तो यहां होगा भ्रूण के विकास के दौरान कोशिका विभाजन हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। अब एक निश्चित रूपांतरण के बाद फिर हम क्या लिखते हैं कि एक निश्चित रूपांतरण के बाद क्या हो रहा है, एक निश्चित रूपांतरण के बाद में विशिष्टीकृत अंग और वो उत्तकों का निर्माण होता है, विशिष्टीकृत अंगों व क्या होता है, उत्तकों का यहां पर निर्माण होता है या उत्तकों की रचना करते हैं, उत्तकों की रचना व या निर्माण होता है, ठीक है। उत्तकों की रचना व निर्माण होता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक संपूर्ण जीव बनता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके फलस्वरूप एक संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिए जो जंतु हैं, जैसे हम बात करें यहां पे सरीसृप वर्ग की, पक्षी वर्ग की, तो इनके अंदर क्या होता है, निषेचन कैसा है, आंतरिक हो रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, यह जो है अंडे देते हैं, ठीक है।
कैसे होते हैं ये? अंडे देने वाले होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो प्राणियों में अंड प्रजनक हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है, और जो जीव की उत्पत्ति कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विविपेरस बोल देते हैं। ठीक, तो एक तो हमारे कैसे हो गए? एक तो हमारे प्राणियों में अंड प्रजनक हो गए और दूसरे सजीव प्रजनक हो गए। ठीक, तो हम किस किस की बात कर लें? यहां पर हम चर्चा कर लें। एक तो कैसे हो गए? अंड प्रजनक, अंड प्रजक। ठीक है, इसको हमने क्या बोला? ओविपेरस। ठीक, पहला तो ये। दूसरा हम बात करें सजीव प्रजक, यानी कि विविपेरस। ठीक है, तो इन दोनों नामों के बारे में हम जानते हैं। अंड प्रजनक से हमारा क्या तात्पर्य है? अंड प्रजनक से मतलब है कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम किसकी बात कर लें? यहां पे अंड प्रजनक की। अंड प्रजनक या अंड प्रजनक। ठीक है, इसमें कौन से आ गए? हमारे पक्षी आ गए, सरीसृप वर्ग आ गया। जैसे पक्षी, सरीसृप। ठीक है, तो इनमें निषेचन कैसा है? इनमें निषेचन आंतरिक होता है, परंतु यह अंडे देते हैं। ठीक है, क्या दे रहे हैं ये? अंडे दे रहे हैं। ठीक है, तथा इनके अंडों पर क्या होता है? कवच होता है, जो कि इनकी बाह्य वातावरण से रक्षा करता है तथा संपूर्ण शिशु का निर्माण इसी अंडे में होता है। ठीक है, जब समयावधि पूरी हो जाती है तो उसके पश्चात क्या होता है? अंडे से बच्चा यानी कि शिशु बाहर निकलता है। समयावधि पूरी होने के पश्चात अंडे के कवच से बाहर शिशु क्या होता है? यहां पर शिशु निकलता है। ठीक है, ओविपेरस की हमने बात करी। सजीव प्रजनक की हम बात करते, सजीव में क्या होता है? हम मनुष्य की बात करें तो हमारे अंदर क्या होता है? कंप्लीट जो है, पहले तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे गैमीट्स बन रहे हैं, फिर जाइगोट बन रहा है, फिर सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद क्या होता है? एक कंप्लीट जो जीव है वो क्या होता है? उसको बाय बर्थ जो है वो फीमेल या मादा जन्म देती है। ठीक है, तो हम कैसे हो गए? इसमें विविपेरस हो गए। ठीक है, जो अंड प्रजनक में हो रहा है वैसा ही कुछ होता है, बस ये कि इसमें फर्टिलाइजेशन हमारे में इंटरलाइजर है, और यहाँ पर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे हम सदी क्या सीधे क्या करते हैं? एक यंग वन को यानी कि एक शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये हाई लेवल का हो गया एक तरह से हम बात करें। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट क्या होता है? शिशु की डिलीवरी होती है। आई बात समझ में? उसको हम क्या बोल देते हैं? सजीव या प्रजनक या विविपेरस बोल देते हैं। ठीक है, तो हम इसको चलिए यहां भी हम लिख ही लेते हैं इसे। सेकेंड हम बात करें विविपेरस। ठीक है, सजीव प्रजनक। इनमें मुख्यतः मनुष्य या स्तनधारी हम कह दें,
स्तनधारियों में यह विशेष गुण होता है जो कि सीधे ही एक शिशु को जन्म देते हैं। आई बात कंप्लीट समझ में? ठीक है। और पेरेंटल केयर जो है वो सभी के अंदर इनमें पाई जाती है। ठीक है, तो वो हम सरीसृप की बात कर दें या हम हमारी बात कर लें तो हमारे अंदर भी क्या है कि पेरेंटल केयर के जो गुण होते हैं वह इसमें पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर हमने जितनी भी घटनाएं जो इवेंट्स थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि पूर्व निषेचन से पूर्व की, निषेचन के बाद की और निषेचन तक की, ये सभी घटनाओं को हम चर्चा कर चुके हैं। फिर हमने बात करी किसकी? भ्रूणोद्भव की बात करी, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करी, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो यंग वंस होते हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म की बात करी थी हमने, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, एनिमल्स की भी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है संपूर्ण। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।